द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम चार्ल्स एफ हैनल की किताब द मास्टर की सिस्टम के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर बात करेंगे। ये किताब दावा करती है कि हमारे ख्याल सिर्फ ख्याल नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है जो हमारी हकीकत को बनाती है। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे विचार वाकई एक कुदरती, एक सार्वभौमिक नियम की तरह हमारी दुनिया बनाते हैं, जैसा कि किताब में बताया गया है, या ये असल में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को एक रहस्यमयी भाषा में समझाने की कोशिश है? मैं इस पक्ष में हूं कि ये एक सार्वभौमिक नियम है। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये किताब असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके, मतलब व्यवहारिक मनोविज्ञान को ब्रह्मांडीय शक्ति जैसे भारी भरकम शब्दों में लपेटकर पेश करती है। देखिए, मेरा मानना है कि हैनल का सिद्धांत एक मौलिक सच्चाई की तरफ इशारा करता है। हमारी बाहरी दुनिया, जिसमें हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा पैसा सब कुछ शामिल है, वो हमारी अंदरूनी दुनिया का, यानी हमारे विचारों और विश्वासों का सीधा सीधा एक अक्स है, एक आईना। किताब का सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमारा दिमाग एक सर्वव्यापी मन, एक यूनिवर्सल माइंड से जुड़ा हुआ है, और जब हम पूरे ध्यान और गहरी भावना के साथ कोई ख्याल इस सर्वव्यापी मन में डालते हैं, तो कायनात की शक्तियां उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक विज्ञान है जहां विचार कारण है और हमारे हालात उसका प्रभाव। मैं इस बात को बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे लगता है कि ये किताब मनोविज्ञान के बहुत मजबूत सिद्धांतों को सर्वव्यापी मन और आकर्षण के नियम जैसी रहस्यमयी भाषा पहना देती है। कामयाबी किसी जादुई शक्ति से नहीं मिलती। कामयाबी इसलिए मिलती है क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक और अपने लक्ष्य पर टिकी होती है, तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। आप बेहतर फैसले लेते हैं। जब हम कामयाबी की कल्पना करते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग को उन मौकों को पहचानने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं जिन्हें हम शायद पहले नजरअंदाज कर देते। तो ये सब हमारे दिमाग का खेल है, कायनात का कोई नियम नहीं। मैं समझ सकती हूँ आप इसे मनोविज्ञान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं, पर ऐसा करके आप किताब की नींव को ही नजरअंदाज कर रही हैं, और वो है सर्वव्यापी मन। इसे ऐसे समझिए जैसे इंटरनेट एक सर्वव्यापी मन है। हम सब अपने अपने डिवाइसेस, यानी अपने दिमाग से उसे जुड़े हैं। जब हम गूगल पर कुछ खोजते हैं, मतलब एक साफ विचार भेजते हैं, तो इंटरनेट हमें उससे जुड़ी जानकारी लाकर देता है। हैनल का तर्क है कि ब्रह्मांड का ये मानसिक नेटवर्क ठीक इसी तरह काम करता है। अगर आपके जीवन में कुछ कमी है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर से जाने वाले सिग्नल में कोई गड़बड़ी है। ये एनालॉजी सुनने में तो अच्छी है, पर सर्वव्यापी मन एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम साबित नहीं कर सकते। ये एक विश्वास का मामला है, विज्ञान का नहीं। क्या ये सोचना ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि ये पूरा सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर ही काम करता है? असल में जिसे किताब सर्वव्यापी मन से संदेश मिलना कहती है, वो हमारे दिमाग का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS है। ये हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप किसी लक्ष्य पर, मान लीजिए एक लाल रंग की कार खरीदने पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपका RAS अचानक आपको हर तरफ वही लाल कार दिखाने लगता है। वो कारें पहले भी वहीं थीं, पर आपका दिमाग उन्हें फिल्टर कर रहा था। ये कोई ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है, ये सिंपल न्यूरोसाइंस है जो आपको मौकों के प्रति ज्यादा सजग बना रहा है। यहीं पर हम दोनों की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। आप जिसे रैस या दिमाग का फिल्टर कह रहे हैं, वो तो उस नियम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, उसका एक टूल है। आप मान रहे हैं कि शक्ति सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है, जबकि मैं कह रही हूं कि हमारा दिमाग तो बस एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। असली शक्ति तो बाहर ब्रह्मांड में है। हैनल साफ कहते हैं कि विचार एक रचनात्मक ऊर्जा है। बाहरी दुनिया हमेशा बिना किसी चूक के अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर आप अपने अंदर कमी और गरीबी के विचार रखेंगे, तो आईने में आपको वही दिखेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि अंदरूनी दुनिया बाहरी दुनिया पर असर डालती है, लेकिन सीधे तौर पर नहीं, बल्कि हमारे कामों के जरिए। आपके दिमाग में विचार आया कि आपको एक सफल बिजनेस खड़ा करना है। ये विचार सीधे बिजनेस नहीं बना देगा। ये विचार आपको वो काम करने पर मजबूर करेगा जो बिजनेस बनाने के लिए जरूरी हैं, जैसे रिसर्च करना, लोगों से मिलना, मेहनत करना। कामयाबी इन कामों का नतीजा है, विचार के सीधे हकीकत बनने का नहीं। देखिए,
किताब में सेवा के नियम का जिक्र है कि आप समाज को जितनी ज्यादा वैल्यू देते हैं उतना ही पैसा आप आकर्षित करते हैं। ये कोई रहस्यमयी नियम नहीं है, ये तो अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन आप उस आर्थिक सिद्धांत के मूल को नजरअंदाज कर रहे हैं। किसी की समस्या को हल करने का वो पहला विचार, वो आइडिया कहाँ से आता है? वो विचार ही तो वो रचनात्मक चिंगारी है। लाखों लोग वही समस्या देखते हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग उसके समाधान की कल्पना कर पाते हैं। यही प्रेरणा, यही आइडिया तो सर्वव्यापी मन से जुड़ने का नतीजा है। ये वो पल है जब आपका दिमाग उस बड़ी चेतना से एक जानकारी डाउनलोड करता है। कर्म तो उसके बाद आता है। मैं मानता हूं कि विचार जरूरी है, पर उसे डाउनलोड कहना चीजों को जरूरत से ज्यादा रहस्यमयी बनाना है। असल में ये रचनात्मकता की एक दिमागी प्रक्रिया है। आप हजारों जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपका अवचेतन मन उन जानकारियों को जोड़कर एक नया आइडिया बनाता है। इसमें कोई बाहरी शक्ति शामिल नहीं है। लेकिन चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। किताब में विजुअलाइजेशन और एकाग्रता पर बहुत जोर दिया गया है। आपका क्या मानना है, ये कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन और एकाग्रता ही तो मास्टर की हैं। मतलब वो चाबी जो दरवाजा खोलती है। जब हम अपनी इच्छा को पूरी भावना और अपनी पांचों इंद्रियों के साथ महसूस करते हैं, उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक असली अनुभव मान लेता है। वो फर्क नहीं कर पाता कि यह हकीकत है या कल्पना। और जब अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, तो वो सर्वव्यापी मन को एक बहुत ताकतवर और साफ सिग्नल भेजता है। आपकी भावनाएं, आपके विचारों को वो खाद पानी देती हैं जो उन्हें तेजी से हकीकत में उगाती हैं। ये एक आकर्षक तर्क है, लेकिन इसका एक ठोस मनोवैज्ञानिक आधार भी है। विजुअलाइजेशन वाकई एक शक्तिशाली उपकरण है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के बेहतरीन एथलीट अपनी परफॉर्मेंस से पहले मानसिक रूप से अभ्यास करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्टडीज दिखाती हैं कि जब कोई धावक दिमाग में रेस दौड़ता है तो उसके मसल्स में ठीक वही सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होते हैं जो असली रेस में होते हैं। वो ब्रह्मांड को कोई संदेश नहीं भेज रहा होता, बल्कि वो अपने दिमाग और शरीर के बीच के न्यूरल पाथवे को मजबूत कर रहा होता है। यह दिमाग और शरीर की वायरिंग को मजबूत करने का एक तरीका है। ये कोई जादू नहीं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। ठीक है, आप हर चीज को कामों और दिमाग की वायरिंग से जोड़ रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां विचार का असर सीधा और भौतिक होता है, और वो है हमारा अपना शरीर। अगर विचार सिर्फ कामों को प्रेरित करते हैं, तो फिर हैनल का ये दावा कैसे सही है कि डर और चिंता जैसी मानसिक स्थितियां हमें सचमुच बीमार कर सकते हैं? आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि मन और शरीर का गहरा संबंध है। जिसे किताब मन की रहस्यमयी शक्ति कह रही है, विज्ञान उसे प्लेसीबो प्रभाव कहता है, और ये बहुत अच्छी तरह से साबित हो चुका है। प्लेसीबो प्रभाव में मरीज को सिर्फ ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसे असली दवा दी जा रही है, जबकि वो सिर्फ एक शुगर पिल होती है। लेकिन सिर्फ उस विश्वास के कारण उसका शरीर सचमुच एंडोर्फिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है, जो दर्द कम करते हैं। लेकिन आप इसे सिर्फ प्लेसीबो कहकर इसके असर को कम कर रहे हैं। हैनल का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहते हैं कि बीमारी की जड़ ही एक विचार है, एक मानसिक तस्वीर। डर और तनाव शरीर की प्राकृतिक हीलिंग की शक्ति को रोक देते हैं। जब हम पूरी तरह स्वस्थ होने के विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को शरीर को ठीक करने का एक तरह से निर्देश दे रहे होते हैं। मैं इसके असर को कम नहीं कर रहा, बल्कि उसकी वजह बता रहा हूं। ये मानना कि विचार ही बीमारी का एकमात्र कारण है और वे इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, यह चिकित्सा विज्ञान का एक खतरनाक सरलीकरण है। अगर किसी की हड्डी टूट गई है, तो सिर्फ सोचने से वो नहीं जुड़ेगी, उसे प्लास्टर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सकारात्मक सोच उसकी हीलिंग की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, क्योंकि वो तनाव के हार्मोन कम करेगी और इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। तो मन की शक्ति एक बहुत शक्तिशाली सहायक है, लेकिन ये हर मामले में एकमात्र इलाज नहीं है। अंत में द मास्टर की सिस्टम हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी हकीकत के मालिक हैं, उसके शिकार नहीं। हमारे विचार, चाहे हम उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा माने या मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक, हमारी कामयाबी, सेहत और खुशहाली को बनाने की ताकत रखते हैं। ये किताब हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को संवारने का एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाती है, ताकि हमारी बाहरी दुनिया खुद ब खुद संवर जाए। और संक्षेप में मेरा मानना है कि ये किताब लक्ष्य तय करने,
सकारात्मक सोच रखने और मानसिक अभ्यास करने जैसे बहुत कीमती मनोवैज्ञानिक उपकरणों को एक आध्यात्मिक लिबास में पेश करती है। इसकी असली ताकत इसके प्रैक्टिकल सुझावों में है, जो हमें अनुशासन और अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए प्रेरित करते हैं, न कि किसी अलौकिक दावे में। ये हमें अपने दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाती है, पर वो ताकत हमारे अंदर ही है और हमारे कामों के जरिए ही दुनिया में जाहिर होती है। जाहिर है, हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि हमारी अंदरूनी मानसिक स्थिति का हमारे बाहरी नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, भले ही हम इसके पीछे काम करने वाले तरीके पर अलग अलग राय रखते हों। बिल्कुल, और शायद यही इस किताब की खूबसूरती है कि इसके एक ही विचार को इतने अलग-अलग नजरियों से समझा जा सकता है। अब यह तय करना आपके ऊपर है कि कौन सा दृष्टिकोण आपके लिए ज्यादा मायने रखता है, और यकीन मानिए, इस सामग्री में खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है।